जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी। तो माता लक्ष्मी का नाम लेकर आज हिंदी में श्री गणेश करते हैं। हिंदी में श्री गणेश हमारा जो चीज़ें वर्णमाला में थी, इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में, ऊष्म संघर्षी व्यंजन में हमारा स्पर्श व्यंजन में क से लेकर प तक है, जो क ख ग घ अंग। क वर्ग हमारा कंठ से, च वर्ग हमारा तालु से, ट वर्ग हमारा मूर्धा से और त वर्ग हमारा दंत से, प वर्ग हमारा ओष्ठ से का बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन में हमारा य डाला हुआ है। य और व हमारा अर्ध स्वर है और र हमारा लुंठित व्यंजन है और ल हमारा पार्श्व व्यंजन है। उस व्यंजन में स यानी बड़ा स्वर जो हम उसे तालव्य बेस से बोलते हैं और स से षटकोण वाला हमारा मूर्धा से होता है और स दंत से, छोटा सा दंत से और ह हमारा कंठ से होता है। अब हम इसे संयुक्त व्यंजन में हमारे दो संयुक्त व्यंजन हिंदी में संयुक्त व्यंजन में हमारा दो व्यंजनों को एक ही स्वर के सहारे बोले जाने पर उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें 4 संख्याएं हैं, जैसे कि छ से छत्री यानी यह क और स से बोला जाता है, और त्र हमारा त और र से बोला जाता है और ज्ञ हमारा ज और य से बोला जाता है। स्र हमारा स और र से बोला जाता है। इसमें संयुक्त व्यंजन है ये। और आगत व्यंजन हमारा क्या होता है? आगत व्यंजन में हमारा आगत व्यंजन हमारा आगत का अर्थ है कि यानी अरबी और फारसी को मिलाकर आगत शब्द बनते हैं। इसमें से हमारा 5 संख्या है, जैसे कि क, ये क के नीचे बिंदी थोड़ा सा रख दीजिए तो ये केवल क, क ये हमारा क में, इसमें हमारा क्या है, क अगर हम बोलते हैं जिसमें अ आता है वह हमारा हिंदी व्यंजन है। और इसमें आगत में क के नीचे अगर बिंदी पड़ गई तो उसमें छोटा क बोलेंगे, क्योंकि इसमें वायु की ध्वनि छोटी हो जाती है। और ख, ग इस तरह से बोलेंगे। य, फ, इसमें कम मात्रा आती है, की कम मात्रा आती है। इसमें 5 वर्ण हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण होते हैं। इस प्रकार इसमें अगर सारे जोड़ दिया जाए, हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्णमाला होते हैं। अगर हम इसमें सारे जोड़ दिया जाए, 11 स्वरों को जोड़ दिया जाए और 2 अयोग वाह को जोड़ दिया जाए, और हमारे 33 हमारे मूल व्यंजन को जोड़ दिया जाए, और 2 हमारे द्विगुण व्यंजन को जोड़ दिया जाए, और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन को जोड़ दिया जाए, तो हमारा कुल मिलाकर 33 हो जाता है।
11 33 44, 44 44 और 4 48, 4 52 एक हमारा विशिष्ट व्यंजन है, एक हमारा विशिष्ट व्यंजन है, विशिष्ट व्यंजन। इसमें स्वरों की संख्या जैसे कि 9 है तो आ इ ई उ रे उ री ए ऐ ओ औ है ना। और आगत में हमारा अंग अ है, और हमारा 33 में हमारा क से लेकर प तक हो गया 25 ये, और अंतस्थ यरा लवा, और उसमें स ह, और द्विगुण ड ढ, द्विगुण ड ढ संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ स्र। और विशिष्ट व्यंजन में हमारा एक इस तरह से लिखा जाता है, विशिष्ट व्यंजन एक है इस तरह से ल बोलते हैं। और प्राण व्यंजन प्राणवायु और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकरण किया गया है। प्राणवायु या फिर उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। प्राणवायु द्वारा इसमें दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण हम कह सकते हैं। पहला हमारा अल्प प्राण है, अल्प प्राण, और दूसरा हमारा महाप्राण है, महाप्राण। अल्प प्राण हमारा अल्प प्राण जिस व्यंजन के वर्ण के उच्चारण में वायु श्वास वायु अल्प मात्रा में निकलती है वहाँ पर अल्प प्राण होता है। इसमें पहले तीसरे और पाँचवें हैं, इसमें केवल जैसे कि पहले तीसरे और पाँचवें असम वाले शब्द वाले, असम के स्थान पर जो शब्द होते हैं अल्प प्राण होते हैं, 1 3 5। और महाप्राण में महाप्राण में जिस व्यंजन के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये 2 और 4 स्थानों पर जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। जैसे कि क ख ग घ अंग है तो क ख ग घ अंग इस तरह से। जैसे कि कम श्वास आया, ख ज़्यादा श्वास आया, इस तरह से। यानी 1 3 5 अल्प प्राण और 2 4 महाप्राण वाले होते हैं। इसमें से अगर हम इससे अल्प प्राण हमें इसे यर लवा भी है, यर लवा यानी हमारा यर लवा अंतस्थ व्यंजन, और उसमें व्यंजन हमारा महाप्राण में होता है। उसमें व्यंजन हमारा महाप्राण है। अब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 1 3 5 हमारा अल्प प्राण हो जाता है, और 2 4 हमारा महाप्राण हो जाता है। पहले हम बता चुके हैं अल्प प्राण। अब जैसे क ख ग घ अंग लिख लीजिए पूरा उस तरह से 1 3 5 हमारा अल्प प्राण और 2 4 हमारा महाप्राण हो जाएगा। स्वर घोषक तंत्री में कल्पन के आधार पर व्यंजनों की वर्गीकरण किया गया है। तो आगे हमारा इसमें
इसमें हमारा अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, जिसे पहला अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन और दूसरा सघोष व्यंजन। सघोष को घोष केवल कहते हैं, भी कह सकते हैं। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन इस व्यंजन जिन व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण में हम स्वतंत्री में कंपन नहीं होता उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग पहला दूसरा और स अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन इसमें पहले में हमारा पहला और जो दूसरा शब्द होगा, यानी क ख ग घ अंग, क वर्ग, च वर्ग, च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, ये सारे पहले और दूसरे में हमारा अघोष व्यंजन होगा। और पहले दूसरे में और तीसरे चौथे और पांचवें में हमारा सघोष व्यंजन, यानी घोष भी कर सकते हैं, सघोष भी कर सकते हैं। घोष व्यंजन 3 4 5 इस तरह से, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। और इसमें हमारा अघोष हमारा इसमें अलग से अगर हम देखा जाए तो स ये हमारा अघोष में आएगा। और ह हमारा सघोष में आएगा। ह हमारा सघोष में आएगा। और यर लवा हमारा सघोष में आएगा। और ये स अघोष में आएगा। और ह यर लवा सघोष में आएगा, सघोष में आएगा। और हमारा सघोष में हमारे सारे स्वर भी आ जाएंगे। अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ री, ये हमारे सघोष में आ जाएंगे सारे। और अनुनासिक यानी जिस पर अनुनासिक यानी जिस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाते हैं उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है। तत्सम जो हमारा संस्कृत शब्दों से तरह होते हैं, और तद्भव हमारे जो ठेठ हिंदी की तरह होते हैं। तो अनुनासिक स्वर ध्वनि होती है जिसका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है। इसका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक, नाक से बहुत कम हवा निकलती है। जैसे आँख के ऊपर चंद्र बिंदु है। ऊँट के ऊपर चंद्र बिंदु है। चाँद के ऊपर चंद्र बिंदु है। ये सारी चीजें हैं। अब हमारा अनुस्वार जो ऊपर हमारा केवल बिंदी रहता है। अनुस्वार इसका प्रयोग प्रायः तत्सम में किया जाता है। इसके उच्चारण में नाक से अधिक हवा निकलती है, और मुंह से कम निकलती है। इस स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनि होती है, जैसे कंकड़ और चंचल और कंटक, इस तरह से।
निरुनासिक केवल मुंह से बोलने वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि इधर, उधर, अगर, मगर। निरुनासिक अगर हम देखें तो निरुनासिक वर्ड केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्ड ध्वनि निरुनासिक कहलाते हैं। निरुनासिक, निरनुनासिक, निरनुनासिक यानी जो केवल मुंह से बोले जाते हैं, नाक का सहारा लिया जाता है, नाक का सहारा नहीं लिया जाता है। इधर, इधर, उधर, और अगर, मगर, ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारा विसर्ग चिन्ह, विसर्ग चिन्ह में उसके उच्चारण में ह का की तरह होता है। विसर्ग चिन्ह यानी जिसका उच्चारण ह का की तरह होता है। विसर्ग चिन्ह जिसका उच्चारण ह की तरह होता है। अनुस्वार की तरह विसर्ग को भी व्यंजन ध्वनि होती है। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। हलंत, जब हलंत, 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 हलंत जब व्यंजनों के वर्णों का प्रयोग स्वर के बिना स्वर रहित किया जाता है तो व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कर, ख। इसमें आधा क, आधा ख, आधा ग, इस तरह से लिखा जाता है, हलंत का प्रयोग किया जाता है। संयुक्ताक्षरों का उच्चारण, संयुक्ताक्षरों का उच्चारण संयुक्ताक्षरों का उच्चारण, संयुक्त अक्षरों का उच्चारण। हिंदी भाषा के उच्चारण के आधार पर ध्वनि तीन रीतियाँ होती हैं। ध्वनि की तीन रीतियाँ होती हैं। संयुक्ताक्षर, संयुक्त, पहला हमारा संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, और दूसरा हमारा संपृक्त ध्वनि, और हमारा तीसरा हमारा युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि। संयुक्त ध्वनि संयुक्त ध्वनि हमारा संयुक्त ध्वनि में जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनि परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखे या बोले जाते हैं तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे प्राण, घ्राण, म्लास, प्राण, घ्राण, म्लान, ऐसे शब्द होते हैं। संयुक्त प्रवाद और क्यारी और ट्रक, ड्राइवर और स्टेशन, ये सब संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त ध्वनि व्यंजन है। प्रकर्ष और व्रत, ब्रह्म, ये सारी चीज़ें हैं। संयुक्त ध्वनि
समृप्त ध्वनि, संतृप्त ध्वनि, संतृप्त ध्वनि। इसमें जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वे ध्वनि संतृप्त ध्वनि होते हैं। जैसे इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा है। इसमें संबल ध्वनि, पहला कंबल ध्वनि और तीसरा बंदर। संबल ध्वनि में स और ब के मध्य में म हलंत संयुक्त होता है। कंबल ध्वनि में क और ब के मध्य म हलंत संयुक्त होता है। बंदर में ब और द के मध्य न ध्वनि संयुक्त होता है। युग्मक ध्वनि, हमारा तीसरा है युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि में हमारा जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो वह ध्वनि युग्मक ध्वनि कहलाते हैं। जब किसी शब्द में एक ही वर्ण के दो बार एक आधा, एक बार पूरा आ जाए तो उसमें इस स्थिति में वर्णों का द्वित हो जाता है। जैसे युग्मक ध्वनि में हमारा एग्जाम्पल प्रसन्नता और अक्षुण्ण बनाए रखेंगे इस देश की अखंडता को। दिक्कत और मशक्कत और मन्नत और उत्सुक भी हो सकता है। उत्सुक उत्फुल्ल भी हो जाएगा, उत्फुल्ल हो जाएगा, उत्सुक भी हो जाएगा। कुछ प्रमुख परिभाषाएं: स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, उत्शीर्ण द्विगु व्यंजन, अर्थ व्यंजन, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। कल से हम विराम चिन्हों की बात करते हैं। ठहराव जो होता है, शब्दों वर्णों के बीच ठहराव जो होता है, वो सारी चीज़ों की बात करते हैं। जो विराम चिन्हों की बात करते हैं, अल्प विरामों की बात करते हैं, जो जितने भी चिन्ह होते हैं वो सारी चिन्हों की हम बात करते हैं। तो कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जब हमारा संविधान लागू हुआ। जय हिंद, जय भारत।